सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। नाम नेहात सेकुलर भारत को एक और झटका लगा है। पहले सिर्फ तनकीद की जाती थी मगर अब सर्टिफिकेट भी मिल गया। एक गैर आज़ाद मुल्क का वो भारत जो जमहूरियत का दावेदार बनता है, जो खुद को सेकुलर रियासत कहता है और कहलवाना चाहता है, उसको बिलाखिर अमरीका के एक इदारे ने आईना दिखा दिया। और वो तमाम मज़ालिम जो मोदी सरकार अक़लियतों के खिलाफ करती रही, उन तमाम मज़ालिम की रिपोर्ट में जिक्र किया गया। अमेरिका का इदारा जी फ्रीडम हाउस, उसकी रिपोर्ट में भारत से फ्री के लफ्ज़ को ही जुदा कर दिया गया। यानी आज़ादी जैसे लफ्ज़ से भारत का कोई ताल्लुक नहीं। भारत को ये तमगा उनके करतूतों के बायस मिला, भारत को ये तमगा मोदी सरकार के आने के बाद मिला, भारत को ये तमगा इंतहा पसंदी के उरूज पर पहुंचने के बाद मिला, भारत को ये तमगा जुल्म और बर्बरियत की हदें पार करने पर मिला। रिपोर्ट में ये बात साफ अल्फाज में कही गई है कि 2014 से भारत में सियासी और समाजी आज़ादी कम से कम तर होती रही। और ये भी कहा गया कि मोदी भारत को आमरीत और फैशिज्म की तरफ धकेल रहा है। ये तोहफा भारत को किसी और ने नहीं बल्कि खुद मोदी सरकार ने दिया। भारत की अपनी जो सरकार इस टाइम पे है वहाँ पे उसने दिया, जिसका चुनाव खुद ये जो चुनाव है खुद भारतीय अवाम ने, भारतीय जनता ने किया था। भारत आज भी ये नहीं मानेगा कि वो जालिम है, जाबिर है, वो मज़हब, ज़बान, रंग की बुनियाद पर तफरीक करता है। ना सिर्फ तफरीक बल्कि मोदी के जो भगत हैं, जिन्हें गुंडे कहें तो गलत नहीं होगा, वो अक़लियतों पर डंडे बरसाते हैं, मुसलमानों को जिंदा जलाते हैं, मस्जिदों को मिस्मार करते हैं। बाकायदा भारत में हक और सच बोलने वाले सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। वहाँ जुल्म के खिलाफ बोलने वालों को कैद करके तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। भारत को चाहिए कि अब बाहर आ जाए और मोदी जैसे नासूर से निजात हासिल कर ले, वरना भारत वो वक्त दूर नहीं कि भारत खुद टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वजह कौन होगा? यही नरेंद्र मोदी, यही बीजेपी की गवर्नमेंट, यही इनकी सरकार, इनकी घटिया पॉलिसीज़। मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ। मेरे साथ मौजूद है रिफत बानी, कश्मीर से बहुत शुक्रिया रिफत आपका ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान से इस प्रोग्राम में मेरे साथ होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करने के लिए। और भारत से जनरल रिटायर्ड राज कादियान साहब, जनरल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। रिफत मैं आपसे शुरू करूँगी। रिफत, जो कश्मीरी कहते रहे हैं भारत को, आज अमेरिका भी कह रहा है, कैसे देख रही हैं आप, क्या कहेंगी? और मकबूजा कश्मीर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? बहुत बहुत शुक्रिया फिज़ा जी। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मतलब ये इसको एक हिंदुआता जो मुल्क है वो बनाना चाहते हैं और इनका जो है अखंड भारत का एक ख्वाब है बीजेपी गवर्नमेंट का, और ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इनको माइनॉरिटीज़ के साथ जो है कोई लगाव नहीं है, ना ये उनको रखना चाहते हैं वहाँ पर। उसके बाद अगर आप अभी कश्मीर की आप सिचुएशन देखें, इन्होंने कहा कि हम आर्टिकल 370 हटाते हैं और उसके बाद तमाम वहाँ पे नॉर्मलसी हो जाएगी, वहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका उल्ट हुआ वहाँ पे। आज भी देखिए, आज तकरीबन 1.5 साल के बाद, तकरीबन पौने 2 साल के बाद आज दोबारा से स्टोन पेल्टिंग हुई वहाँ पे कश्मीर के अंदर। लोगों ने फिर से रेजिस्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि वो तंग आ गए हैं ना। वहाँ पे असम्बली ख़त्म हो गई है, सीधा डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। वहाँ पे एक डिक्टेटरशिप चल रही है कश्मीर के अंदर। उसके अलावा डेली की बेसिस पे मतलब बच्चे उठाए जा रहे हैं, मिसिंग कंप्लेंट्स की जाती हैं, 2 या 3 दिन के बाद उनकी जो है लाशें हमें मिलती हैं, कहीं बाज़ारों में, कहीं गलियों में, कहीं जंगलों में। कल भी जो है दिल्ली से एक नौजवान मतलब 28 साल के लड़के की एक लाश पहुंची है, जो कि वो कहते हैं कि उन्होंने खुदकुशी की है, जबकि वो खुदकुशी नहीं, बाकायदा जो है उसका मर्डर किया गया है। उसके वालिद का कहना है कि वो काफ़ी मतलब उस ऊंचा था वो बच्चा, मतलब उसका कद अच्छा था और उसको कैसे लटकाया गया। तो ये वहाँ पे हो रहा है और ये डिक्टेटरशिप जो है मोदी जी के जो उसके राज में वो चल रहा है, और हम सब जो है इससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि इनको वहाँ पे कश्मीरी नहीं चाहिए, इनको वहाँ पे मुसलमान नहीं चाहिए, इनको वहाँ पे सिख नहीं चाहिए। आप अभी देखिए कि इन्होंने वहाँ पे जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट था उसको जो है लिंक कर दिया जो है खालिस्तान की मूवमेंट के साथ, ताकि जो है उसको ख़त्म किया जा सके, उस जो वो बेचारे फार्मर्स वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह इन्होंने मुसलमानों के लिए जो बिल लेकर आए, उनके साथ तो बेचारों के साथ मुज़ाकरात तक इन्होंने करने की ज़हमत नहीं की। इनके साथ तो चलो फार्मर्स के साथ फिर भी अभी इनके मुज़ाकरात वगैरह चल रहे हैं। मतलब आप देखिए कि कितना ये मुसलमानों के साथ
जो है वो वहाँ पे बुरा सलूक कर रहे हैं, कितना वहाँ पे उनके लिए जीना उनका जो है वो हराम कर रहे हैं। और कश्मीर में तो मतलब कि हमारे तमाम राइट्स ही इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। हमारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बात नहीं कर सकते, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बात नहीं कर सकते। मैं FIR फेस कर रही हूँ आज। स्क्रॉल इन पे जो है तकरीबन हम 3 जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनकी एक पूरी रिपोर्ट आई है। मेरी फैमिली का आप उसमें इंटरव्यू भी पढ़ सकते हैं कि उनको एजेंसीज कितना तंग कर रही हैं। मतलब कि हम सिर्फ वही लिख रहे हैं। मैं तो यही करती हूँ कि इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स ही उठा के जो है मैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे मैं पोस्ट कर देती हूँ। इन्हीं की रिपोर्ट्स होती हैं वो, या इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिपोर्ट्स होती हैं, और उसके बावजूद भी हमारे ऊपर FIR लगाई गई हैं। हमें जो है डिपोर्ट करने की वो की जा रही है, कोशिश की जा रही है। तो आप देखिए कैसे हमारी ज़ुबानें जो हैं ये बंद कर रहे हैं। हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है उनसे किताबें इन्होंने छीन ली हैं। इन्होंने हमारे बच्चों से उनका जो एक बचपन है, जो उनकी जीने की जो ख्वाहिश है, वो तक इन्होंने छीन ली है। वहाँ पे सुसाइड रेशियो इतना ज़्यादा हो गया है हमारे बच्चों के अंदर। डिप्रेशन की जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन ली जाती हैं वो इस टाइम कश्मीर के अंदर ली जाती हैं। वहाँ पर आप देखिए हमारी एजुकेशन का सिस्टम ही बिल्कुल टोटली इन्होंने ख़त्म कर दिया है। कोई वहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम नहीं, और ये उसको जीत समझते हैं। लोगों के जो बेचारे सरकारी मुलाजमीन हैं उनके सरों पे बंदूकें रख के उनको जो है रिपब्लिक डे पर या बाकी दिनों में जो है वो बाहर निकालते हैं या उनके बच्चों को बुलाते हैं। उन बेचारों की मजबूरी होती है, और उसको जो है मीडिया पे दिखा के कहते हैं कि हमने जो है ना कश्मीरियों के दिल फतह कर लिए। नहीं, इन्होंने हमारे दिल फतह नहीं किए, इन्होंने हमारे दिलों में ये डेली की बुनियाद पे जो है खंजर घोंप रहे हैं। ये पेड विजिट्स करवाते हैं यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस को। पूरी दुनिया में इनकी जग हसाई हो रही है। हमने यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस को लिखा कि भाई आप किस बुनियाद पे आप जा रहे हो, क्यों जा रहे हो आप वहां पे जब जाते हो तो हमें लगता है कि आप हिंदुस्तान के पैसे पे जब आप विजिट करने के लिए जाते हो तो हमें लगता है कि आप उस जुल्म और बर्बरियत का सपोर्ट कर रहे हो जो वहां पे हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है हमारे साथ वो जो मजालिम ढा रही है, आप उसको जो है एक क्लीन चिट दे रहे हो, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो ये वहाँ पे चल रहा है, और इनका क्लियर एजेंडा यही है कि मुसलमानों को ख़त्म करो, उसके बाद सिखों को ख़त्म करो, दलित्स को ख़त्म करो, क्रिश्चियंस को ख़त्म करो, और ये जो एक तबका मखसूस अपने आप को जो है एक अपना राष्ट्र बनाना चाहता है, तो ये वो बनाना चाहता है। और इनको बड़ा बुरा लगता है जब इनको हिटलर कहा जाता है। इन्होंने तो हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया है बर्बरियत में, हिटलर को भी पीछे छोड़ दिए। ठीक है, राज कादियान साहब, जर्नल साहब, आपके पास इन बातों का कुछ जवाब है? रिफत ये जो बातें कर रही है हक़ाइक़ में मबनी कर रही है, नो डाउट इन इट, ग्राउंड रियलिटीज़ बता रही हैं। आप डिनाई करेंगे, डिनाई मेरा नहीं ख्याल आप कर सकते हैं, लेकिन क्या कहेंगे आप इन बातों पे? क्यों करता है भारत ऐसे? डॉक्टर फिजा, पहली बात तो मैं आपका प्रोग्राम की शुरुआत पहले की तरह अपनी एक विश और ख्वाहिश से करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जिन दोनों में इतनी यकसानियत है, समानता है, लैंग्वेज की, रहन सहन की, खाने पीने की, और वो एक दूसरे के दोस्त होने के बजाय अभी भी एडवर्सरी माने जाते हैं। दूसरी बात मुझे थोड़ी हैरानगी है कि आज के दिन जबकि पाकिस्तान में कुछ ही घंटों में आपके वजीर आजम अपने कॉन्फिडेंस मोशन पेश करने वाले हैं, अभी एक हफ्ता पहले FATF ने आपको दोबारा ग्रे लिस्ट में डाला है, तो आपके जो व्यूअर्स हैं उनको किस बात में ज्यादा दिलचस्पी होगी, जो आप कह रहे हैं इस मामले में या आपके अंदरूनी मामलों में? अगली बात, मेरा इतराज आपके तारुफ से ही है। आपने जब तारुफ करवाया तो आपने रिफत वानी को कश्मीरी बोला और मुझे हिंदुस्तानी बोला। क्या भूल गए कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है? आप माने ना माने वो आपकी बात है। अभी जो क्योंकि मैं तो ग्राउंड रियलिटीज बताती हूँ और कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैंने रिफत वानी को हिंदुस्तानी नहीं बोला, कश्मीरी बोला, और जर्नल साहब आपको हिंदुस्तानी बोला, आपको इंडियन बोला, क्योंकि इंडिया और कश्मीर अलग अलग है। कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है, आप लोग काबिज हैं, जबरदस्ती काबिज हैं। ये आपका मानना है डॉक्टर फिजा, जो रिफत वानी ने बातें कही है, डिस्प्यूटेड है। मेरी बात सुने, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वो। अब आप लोग जबरदस्ती कब्जा कर लें, अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर कुछ भी कर लें, इससे कश्मीर आपका हो तो नहीं सकता। अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगी तो कैसे बोलूंगा मैं?
मेरा कहना ये है कि नहीं, मुतनाज़ इलाके को आप अपना इलाका कैसे कह सकते हैं? जनरल से पहले ये तो क्लियर कीजिएगा, ब्रिगेड साहब इसके बाद आपकी तरफ आती हूँ। जनरल साहब, मुतनाज़ इलाके, डिस्प्यूटेड टेरिटरी, आप उसको अपना इलाका कैसे कह सकते हैं? आप कह रहे हैं कश्मीर और इंडिया में कोई फर्क ही नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात, रिफत वानी जी का ये कहना है कि हिंदुस्तान में तो डिक्टेटरशिप है, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, वो उसका सबूत तो खुद ही दे रही हैं। वो आज़ादी से एक फॉरेन कंट्री के चैनल पर जब ये बातें बोल सकते हैं सरकार के खिलाफ, तो इससे बड़ी लिबर्टी और क्या होगी? इससे बड़ी ह्यूमन राइट की फ्रीडम और क्या होगी? वो खुद ही इसका सबूत दे रही कि जितना जहर वो करती हैं। देखिए, आपने आज उसका तो जिक्र कर दिया कि अमेरिका की एक एनजीओ फ्रीडम हाउस ने तो हिंदुस्तान के बारे में, इंडेक्स के बारे में बोला है कि हमारा फ्रीडम इंडेक्स नीचे जा रहा है। लेकिन आपने एक बात और नहीं बोली जो अभी कुछ घंटे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कही है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान ने जो कश्मीर में किया है, जो बदलाव लाए हैं, उसकी वो सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि उनका एतराज इस बात पर है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास अभी भी इन्फिल्ट्रेटर भेजने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। ये बात आप भूल रहे हो जो एक गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट ने कही है मुल्क के, और एक एनजीओ जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी बोल सकते, उसको आप एकदम पत्थर की लकीर मानते हो। तो ये रिफत वानी तो सबूत खुद ही दे रही है। अगर इतनी आजादी पर इतनी पाबंदी होती तो वो इतने आजादी से कैसे बोल सकते थे? वो एक फॉरेन चैनल पर जर्मनी। एक मिनट। अच्छा, मैं आपकी तरफ आती हूँ, ब्रिगेडियर हारिस में आती हूँ, रिफत आपकी तरफ आती हूँ। पहले ब्रिगेडियर साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लो, खामोश है काफ़ी देर से। ब्रिगेडियर साहब, आपने रिफत को भी सुना, आपने जनरल राज कादियान साहब को भी सुना। मुझे उनकी एक बात पे बड़ा एतराज़ है, जैसे कि उन्होंने मेरे इंट्रो पे एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि जी आपने रिफत को एज कश्मीरी इंट्रोड्यूस करवाया, मुझे एज इंडियन इंट्रोड्यूस करवाया, हम दोनों में कोई इंट्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, तो कोई भारत और कश्मीर एक है। ब्रिगेडियर साहब, पहले इनको ज़रा ये क्लियर कर दें कि जहाँ कब्जा किया जाता है ना, वो आपका इलाका नहीं होता है, वो मुतनाज़ इलाका है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, खुद ये लोग वहाँ पर गए थे, झूठ बोला था जाके इनके नेहरू साहब ने कि उनको हम हक खुदरादियत देंगे, उनको हम हक देंगे कि वो खुद डिसाइड करें वो क्या चाहते हैं। उसके बाद अपनी बात से मुकर गए, और फिर अब इन्होंने जो लास्ट में किया, अपने पार्लियामेंट में खड़े होके मतलब जुल्म की ज़्यादती की हद कर दी। बाकायदा वहाँ पे काबिज़ हैं, लाखों की तादाद में इनकी सिन्हा वहाँ पर है, जो जुल्म ढाए चले जा रही है। ये कैसे कह सकते हैं कश्मीर इनका? देखें, जवाहरलाल नेहरू खुद गए थे यूनाइटेड नेशन में, जाके उन्होंने वहाँ पर झूठ बोला था वहाँ जाके उन्होंने, जम्मू कश्मीर, हाँ, झूठे वादे किए थे वहाँ जाके कि ये हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं प्लेबिसाइट। नंबर 2, शिमला मुआहदा में जाके फिर कहा ये दो तरफा मुआहदा प्रॉब्लम है, हम इसको बायलैटरल इशू करेंगे। फिर आपने सडनली जाके आपने इसको रिवोक कर दिया 370 और 35A को। अब आप अगर आप समझते हैं कि वो इंडिया है, तो क्या आप इंडिया के किसी शहर में इस तरीके से लोगों को मार रहे हैं? क्या आप वहाँ पर जाके बच्चों औरतों को पैलेट गन से, आपने कभी एक पैलेट गन किसी इंडिया के किसी और हिस्से में चलाई है? फिर बताइए, क्या आप इस तरह बूढ़े औरतों, बच्चों, बूढ़ों को जिस तरीके से आप शहीद आपकी फ़ौज कर रही है, ये कहीं इंडिया में कर रहे हैं आप? सो इसको आप हिस्सा अपना मत काउंट करें। ये इट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द यूनाइटेड नेशन चार्टर्ड इन प्लेबिसाइट के जरिए। एक तो ये बात है। सेकेंड है कि अब जिस कंडीशन में वहाँ पर आज़ादी की एक लहर चल पड़ी है बुरहान वानी की शहादत के बाद, वहाँ पर नौजवान कश्मीरी अब खड़े हो गए हैं, और ये उनका इखलाकी, आइनी और इंटरनेशनल जिनेवा का हक है कि जब एक मुल्क किसी के ऊपर कब्ज़ा कर ले तो वहाँ के फ्रीडम स्ट्रगल की अलाउड होता है करने के लिए, और वो जिसको मदद मांगे वो मुल्क मदद भी करने के लिए आ सकता है। एक तो ये है। फिर आपके जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, जो एक बहुत ही बड़े एक दहशतगर्द तंजीम के सरबराह हैं, और RS के गुंडों को पता है क्या चल रहा है, उन्होंने किस तरीके से जुल्म बर्बरियत की इंतहा की हुई है। इवन वहाँ पर जो इनकी पुलिस है उसके अंदर RS के गुंडे भर्ती किए हुए हैं, वो उनको मारें। डेमोग्राफिक चेंजेस आप कर रहे हैं, वहाँ पर हिंदुओं को ला के बसा रहे हैं, लोगों को प्रॉपर्टी मुसलमान कश्मीरियों से ज़बरदस्ती खींच के आप उनसे करें, उनके सारे बागात, ऑर्चर्ड, ज़मीन से काट के रख दिए दरख्तों को। आई मीन जुल्म की इंतहा करके रख दी है। फिर जो हमारी बहन रिफत बात कर रही है कि अगर वहाँ से बोल रही हैं, आपने 550 से 550 दिन आपने कर्फ्यू रखा है वहाँ पर, दुनिया से उनको काट के रखा। कौन सी महजब दुनिया में ऐसे होता है? आप कैसे इसको अपना हिस्सा मानते हैं? इन चीज़ों को आपको भी सोचना चाहिए। फिर अब आपकी जो एक ह्यूमन राइट्स, आपकी ये एक सेकुलरिज्म था वो ख़त्म कर दिया। कश्मीरी देख लें, दलित देखते हैं, फिर आपके वो CAA और NRC आपने जो लेकर हैं, बंगाली आपसे नाराज़ हो गए। अब इस वक्त दुनिया में पूरे इस रीजन में
इंडिया आइसोलेट हो गया, आपको भूटान, नेपाल, श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश, सब ने आपको छोड़ दिया। कोई आपके साथ मुल्क रह गया कि वो आपसे से खुश हो, क्योंकि आपकी हेजमोनिक डिज़ाइन है और पाकिस्तान इज़ द बिगेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक जो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वी आर अ सॉवरेन कंट्री एंड वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री एंड वी आर इस्लामिक कंट्री, इसलिए ये आपको प्रॉब्लम होती है। सो आपको चाहिए ये चीज़ें छोड़ें। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपको बड़ी दफ़ा पैगाम दिया अमन का। 27 फरवरी को आपने अपना देख लिया कि आपकी एयरफोर्स की, आपकी फ़ौज की क्या ट्रेनिंग है, क्या प्रोफेशनलिज्म है वर्सेस पाकिस्तान ने हमने दिखा दिया। इसलिए बजाय मिस एडवेंचर करने के अब एक मुआहदा हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, आप आगे चलें। आप कश्मीरियों जब तक पाकिस्तान एक बात बड़ी क्लियर की हुई है, आपसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात होंगे तो पहले 370 और 35A को आप वापस रीस्टोर करें, उसके बाद पाकिस्तान मुज़ाकरात बैठेगा और कश्मीरी नौजवान आपको मारते रहेंगे, आपकी फ़ौजियों को। अभी 2 दिन पहले आपके 2 फ़ौजियों जो हैं उन्होंने सुसाइड की है, खुदकुशी की है। इतना खुदकुशी रेट बढ़ गया है, उनको आपके लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, पहले से होती आ रही है वहाँ पे खुदकुशियाँ, दे डोंट रिलाई कि ये ट्रेन कर सकते हैं। सो ये चीज़ें हैं, इसको समझने की। अब मेरे ख्याल में ये जो एक आपका एक ख़तरनाक टोला जो है ना, जिसमें नरेंद्र मोदी है, अजीत डोवाल है, राजनाथ सिंह है और आपके ये एक और जो है अमित शाह, ये जो ग्रुप है ये आपको इंडिया को खुदा तोड़ के रख देगा। अगर सोवियत यूनियन की 15 रियासतों में जा सकता है तो आपकी जो फ़ौज कमज़ोर है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ती जाएंगी। ठीक है रिफत, इससे पहले मैं आपकी तरफ मैं ज़रा जनरल साहब से जवाब ले लूँ ब्रिगेडियर साहब की बातों का। जी जनरल साहब क्या कहेंगे आप? डॉक्टर फिजा जो ब्रिगेडियर हरीस नवाज नावी का है, मुझे बड़े हैरानगी है कि एक आदमी जो ISI के इतने करीबी रह चुके हैं वो ऐसी बातें बोलते हैं जो इतिहास में बिल्कुल झूठ है। वो हमको कहते हैं कि हमने हमला करके कश्मीर पर कब्जा किया, लेकिन तारीख कुछ और ही कहती है। हमने तो कश्मीर को हमलावरों से बचाया था, वो हमलावर आप थे। आपके वजीर आजम लियाकत अली खान ने 11 अक्टूबर 1947 को ये डिसीजन लिया था कि हम रेडर्स भेजेंगे कश्मीर में कब्जा करने के लिए, और 22 अक्टूबर को वो आ गए। हमने तो जो महाराजा हरि सिंह थे, जब उन्होंने ऑफिशियली भारत के साथ एक्सीड किया और स्टेट्स की तरह और मदद मांगी तो हमने मदद दी थी। आप तो श्रीनगर के करीब पहुंच गए थे, हमलावर तो आप थे। दूसरी बात जो आप गलत बोल रहे हो, आप प्लेबिसिट की बात कर रहे हो। ये ठीक है कि हम UN में गए थे, हम सिर्फ सीज फायर के लिए गए थे, लेकिन जो प्लेबिसिट UN ने बोला था उसमें तो शर्तें लगाई जो आप एक मिनट नवाज साहब, आप जब बोले मैंने बीच को बोला था, उनमें जो शर्तें लगाई थी, पहली शर्त ये थी कि प्लेबिसिट से पहले पाकिस्तान अपनी पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर से बाहर निकालेगा और हिंदुस्तान मिनिमम फोर्सेस जो रिक्वायर्ड है लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो रख सकता है। दूसरी शर्त थी कि पाकिस्तान जितने भी नॉन कश्मीरी तो कश्मीर में भेजे उनको बाहर भेजेगा ताकि प्लेबिसिट सिर्फ कश्मीरी वोट डाले। आपने वो 2 शर्तें तो पूरी की नहीं, तो प्लेबिसिट कैसे हो सकता था? तो अगर प्लेबिसिट जिसने रोका है वो आपने रोका है। अभी 72 में जब आपके वजीर आजम भुट्टो साहब शिमला एग्रीमेंट साइन करके गए थे तो UN की तो बात खत्म हो गई, ये तो आपको भी पता होगा। दूसरा, मैं दहशतगर्दी में आपका ध्यान दिलवा दूं, आपने बालाकोट का जिक्र किया कि पाकिस्तान ने हमको दिखा दिया, चलो आप अपनी कमर थपथपाते रहें, लेकिन आपने हिंदुस्तान के एक टीवी चैनल पे खुद बोला था कि पुलवामा आप लोगों ने कराया है। आपके अल्फाज में दोहरा दूं, 3 मई 2020 को रिपब्लिक चैनल पर। एक मिनट ब्रिगेडियर साहब जरा याद करवाइए कि इनको जो लीक चैट थी उसने कितना कुछ लीक कर दिया। 1 मिनट, अर्नब गोस्वामी की चैट याद है आपको ब्रिगेडियर साहब? कैसे ये लोग साजिशें करते हैं, कैसे प्लानिंग करते हैं, यही मैं बात कर रहा हूं, हर एक को। हाँ, वो अर्नब वाली जरा बात इनको याद करवाइए, उसने तो बड़े इनके पुराने पोल भी खोल दिए, कट्टे चट्टे खोल के रख दिए। डॉक्टर फिजा वो तो आपने पढ़ी वो चैट? जनरल पूरी चैट दुनिया को पता चल गई है। नहीं तो जनरल साहब को क्यों नहीं पता? जनरल राज कादियान आपने नहीं पढ़ी वो चैट? 500 सफ़े थे, पता नहीं कितने सफ़े थे। बात कर रहे हैं कौन सी अर्नब गोस्वामी की चैट की बात कर रहे हैं, इंडिया का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी की चैट व्हाट्सएप। हाँ, सो कॉल्ड भी लगा दें साथ रिफत।
बीजेपी का फालतू कह लें आप उसे। बात ये कि और पुलवामा का मुझे ये बताएं कि पुलवामा का किसने कहा था? पुलवामा का हमने ये कहा था कि हमने उसके बाद रिटेलिएट करके आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वार्निंग शॉट ब्रिगेड हेडक्वार्टर में मारे थे एयरफोर्स से, ये हमने घुस के मारा था। और आपने अपने लोग खुद 40 लोग जान के मरवाए, फौजी जो सिर्फ नरेंद्र मोदी जैसा दहशतगर्द पसंद जो है ये वो अपने फौजी मरवा सकता है, सिर्फ जवाब क्रिएट करने के लिए कि पाकिस्तान की तरफ हमला किया जाए और अपने वोट जो हैं वो अवाम के लिए जाएँ एंटी पाकिस्तान और एंटी कश्मीर के। इसकी वजह से आपने अपने इलेक्शन जीतने के लिए 40 फौजी आपने मरवा दिए। ये तो आपकी उनकी है कबूल वतनी है कि अपने इतने नौजवान लोगों को आपने 40 को मरवा दिया और फिर अपना नाम बदनाम कराया। जब आपने आके बालाकोट में आए और वहाँ आके जो आपके साथ हुआ उसके बाद वो हम सबको मालूम है, अभिनंदन को कैसे वापस किया, अमन का पैगाम दिया, उसको भी आप समझ रहे हैं कि हमने डर के कर दिया। हमने अपनी फ़ौज बता दी, हमारी फ़ौज पिछले 30 साल से लड़ाई कर रही है। इट इज़ बैटल हार्डन्ड लेड बाय प्रोफेशनल कमांडर्स। आपको अपनी फ़ौज का पता है कि आपने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, आपने सिर्फ कश्मीर में औरतों बच्चों बूढ़ों को शहीद किया है, या नौजवान बच्चों को आप मारते हैं या उनको उठा के ले जाते हैं या उनको हरासमेंट करते हैं, उनके कारोबार तबाह करते हैं, ये आपकी फ़ौज करती है। इसलिए और फिर चाइना के साथ जो लद्दाख में आपको हुआ है वो आपको पता है। अब आपको लद्दाख में आपके 50,000 ट्रुप्स ट्रैप हो गए थे, वो चाइना ने छोड़े और कंडीशन रखी है कि आप अब अपनी लोकसभा में जाके उसको रिवोक करें, ख़त्म करें। लद्दाख का जो है आपने जो एक उनके ऊपर ये जो लगाया था आर्टिकल, ये भी ख़त्म करने की बात हो रही है मेरे ख्याल में। और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही फ्रीडम हाउस की सारी इससे पहले कितनी रिपोर्ट्स आई हैं। अगर आपको डर नहीं है तो आप यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर को जाने देना कश्मीर में बॉर्डर के ऊपर। हमारी तरफ तो पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पे हर जगह वो जाते हैं, तो आप भी उनको जाने दें ताकि वो फैक्ट फाइंडिंग करें। जो लोग आते हैं बाहर से आते हैं आप उनको भी नहीं जाने देते। अमेरिका का ह्यूमन राइट्स कमीशन आता है, आप उसको नहीं जाने देते हैं। अपनी मर्जी के हैंड पिक यूरोपियन यूनियन के 5-6 सफारतकारों को आप ले जाते हैं और दिखाते हैं। तो मेरे ख्याल में दुनिया को पता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, ह्यूमन राइट्स वायलेशन आप क्या कर रहे हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि आप इसको छोड़ दें, दुनिया में आइसोलेट होने के बजाय इसके कि आप कल आप FATF में जाएंगे। 44 बैंक्स ने आपके $1.53 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की है। ग्लोबल टेररिज्म आप कर रहे हैं, पाकिस्तान में टेररिज्म आप करते हैं। आपके सामने यहाँ पर जो गुलबचन यादेव आपके सामने मिसाल पड़ी हुई है। तो आई थिंक इन चीज़ों को अब छोड़ दें। फिर अफगानिस्तान में जो आप कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, बलूचिस्तान में आपके खुल्लम खुल्ला कहते हैं जी डिवाल आपके वहाँ पर लीडर्स कि जी हम इसको अलहदा कर देंगे। आप नहीं कर सकते। ये वहाँ पर कामयाबी होती है जब फ़ौज कमज़ोर होती है, जब फ़ौज स्ट्रॉन्ग होती है तो ये नहीं कुछ हो सकता। सही जी। रिफत आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सबसे पहले तो जो ब्रिगेडियर कादियान साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान में समानता है। आई डोंट नो ये समानता उस टाइम कहाँ चली जाती है जब इनके जो टॉक शोज हो रहे होते हैं, जब पीस टॉक के लिए बात करने के लिए इनको बुलाया जाता है। आई डोंट नो ये समानता तब कहाँ चली जाती है। अगर आप इनके टीवी चैनल्स उठा के देखेंगे तो दिन में आई थिंक अगर 24 घंटे हैं, 24 में से 12 घंटे जो है वहाँ पे एंटी पाकिस्तान प्रोग्राम चल रहे होते हैं। उसके बाद इन्होंने बात की कि USA के जो अभी प्रेसिडेंट है बाइडन साहब, उन्होंने जो है अभी कोई इनके हक में कोई स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने कश्मीर में बड़े रिफॉर्म्स लाए हैं। तो मैं इनसे कहना चाहूँगी कि जो USA है वो बिन पैंदे का लोटा है। वो जब भी उनका मतलब मुफाद होता है, जिस कंट्री की तरफ होता है, वो उसी कंट्री की तरफ जो है अपना स्टेटमेंट जो है वो जारी कर देते हैं। और उनके स्टेटमेंट से हमारे हालात सुधरने वाले नहीं हैं और ना ही उसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। ये हमारा रीजन है, इंडिया पाकिस्तान। हम लोगों को जो है इसको जो है अपने मसाइल को खुद हल करना चाहिए, ना कि हम बाहर से बैरूनी ताकतों को बुला के लेकर आए। तो अगर यही बैरूनी ताकतों को से ही हमने अपने मसले हल करवाने हैं, इस रीजन के मसले हल करवाने हैं, तो फिर ब्रिटिश को बाहर निकालने की ज़रूरत क्या थी? उनके खिलाफ जंग लड़ने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आती। फिर उसके बाद बात इन्होंने की है कि कश्मीर हमारा है। तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि कश्मीरियों को आपने कश्मीर की ज़मीन पे तो आपका हमेशा से क्लेम रहा है कि कश्मीर हमारा है, लेकिन कश्मीर के जो लोग हैं उनको जिस ब्रूटैलिटी से आपने वहाँ पे कत्लेआम किया है, जो वहाँ पे रेप हुए हैं, जो वहाँ पे छोटे 6 महीने के बच्चे तक के ऊपर पैलेट्स चले हैं, वो कोई कौम अपनी कौम के ऊपर नहीं करती है, वो मज़ालिम नहीं ढाए जाते हैं। तो वहाँ पर इतनी बड़ी आर्मी का होना वहाँ पर साबित करता है
कि हम आज़ाद नहीं हैं, वो हिंदुस्तान जो कहता है कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, ये उसका अटूट अंग नहीं है, ये ऑक्युपाइड टेरिटरी है। फिर उसके बाद इन्होंने पुलवामा अटैक की बात की। पुलवामा अटैक में जो लड़का था आदिल डार, अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ें तो आदिल डार पहले से ही इनकी कस्टडी में था और जो है उसको आई थिंक 2015 या इस तरह 17 में जो है शायद उसको वो किया गया था, 15-16 में शायद उसको जो है अरेस्ट किया गया था। उसकी बल्कि जो इंडिया टुडे और बाकी कुछ और न्यूज़ के जो हैं वो आर्टिकल्स जो हैं अभी तक मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा इनको कहती हूँ कि इनके न्यूज़ चैनल्स रोज बोल रहे होते हैं कि सरहद पार से पता नहीं इतने टेररिस्ट आ गए, उनके पास इतने किलो, आई डोंट नो कौन सा पैमाना है जिसके ऊपर ये तोल रहे होते हैं कि कितने किलोग्राम बारूद आया है अंदर। तो इनकी जो इतनी बड़ी इन्होंने आर्मी जो वहाँ पे बिठा के रखी हुई है, वो क्या चूड़ियाँ पहने हुए वो आर्मी वाले हैं? क्या वो किस लिए हैं वहाँ पे? वो कैसे आने देते हैं? बॉर्डर पे बाढ़ लगी हुई है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे आर्मी मौजूद है, तो वो आते कैसे हैं अंदर? ये सब प्रोपेगेंडा है, सिर्फ और सिर्फ जवाज बनाते हैं कश्मीर के लोगों को शहीद करने के लिए। ये हमारे बच्चों को नाइट रेड्स में उठा के ले जाते हैं, उनके ऊपर PSC लगा देते हैं, उनके ऊपर जो है ये जो अभी नए कानून आया है UPA वो जो है वो लगा देते हैं, अंडर जो एसफा लॉ है उनको जो है वो अरेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद वो बेचारे अपने माँ बाप को भी नहीं मिलते, और बाद में उनको कहीं ना कहीं जो है टेररिस्ट बना के जो है उनको शहीद कर दिया जाता है। अभी कितने 9 केसेस सिर्फ इस साल में हुए हैं जो कि फेक इनकाउंटर हुए हैं बच्चों के, जिसके ऊपर फैमिलीज रेजिस्ट कर रही हैं कि वो जो है मिलिटेंट्स नहीं हैं, और इन्होंने उनको मिलिटेंट्स बना के जो है शहीद कर दिया। और ये इसी तरह करते हैं, ये हमारे लोगों को फेक इनकाउंटर्स में मार रहे हैं और जवाब बनाते हैं कि सरहद पार से जो है टेररिस्ट आ रहे हैं। जनरल कादियान साहब, आप अगर समझते हैं, अभी आपने खुद बात की, आप कहते हैं कि जो कश्मीर है वो हमारा अटूट अंग है, और उस अटूट अंग के लिए हम गए, यूनाइटेड नेशंस में गए, और आपने पहले कहा कि अटूट अंग है, बाद में कहा कि हम खुद यूनाइटेड नेशंस में गए, फिर आपने कहा कि पाकिस्तान जो है वहां से आर्मी नहीं निकालता। आप पहले अटूट अंग का राग अलापना बंद करने और आप पाकिस्तान से कहें कि हम इसको मसला मानते हैं, ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और हम इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में जो है हम प्लेबिसाइट करवाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान जो बाकी जो 2 शर्तें हैं वो कैसे पूरी नहीं करता। आप एटलीस्ट इसको मसला तो माने, आप इसको मसला ही नहीं मानते, आप तो मुर्गे की एक टांग पकड़ के बैठे हुए हैं कि नहीं ये हमारा अटूट अंग है। आप कहते हैं कि अगर हम बात करेंगे तो हम POK के ऊपर बात करेंगे, हम जो है IOK के ऊपर बात नहीं करेंगे। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है कि आप सिर्फ एक हिस्से के ऊपर बात करेंगे? आपको बात करनी है तो आप पूरे स्टेट जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे। अगर आप प्लेबिसाइट करवाएंगे तो वो सिर्फ एक साइड का नहीं होगा, फिर पूरी की पूरी स्टेट का होगा, और तब हम जो है उसको मानेंगे। वरना ये हमारा राइट है, हमने फैसला करना है कि हम किसके साथ रहना चाहते हैं, किसके साथ नहीं रहना चाहते, या हम अपनी इंडिपेंडेंट एक स्टेट बनाना चाहते हैं। ये हमारे लोगों का राइट है, और हमारे लोगों को राइट मिलना चाहिए। यही राइट आपके जो गांधी जी हैं उन्होंने भी दिया, यही राइट जो है जवाहरलाल नेहरू ने भी दिया, और आपने इस राइट को खत्म करने के लिए आर्टिकल 370 खत्म किया, जिसका तमाचा आपके ऊपर चाइना ने मारा। अभी जो आप पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन ठीक कर रहे हैं, ये वही तमाचे का जो है वो असर है, जो आपको कह रहा है कि आर्टिकल 370 दोबारा से बहाल करो। अरुणाचल प्रदेश में उसने परमानेंट कंस्ट्रक्शन की, लद्दाख में जो उसके जो स्ट्रेटेजिक जितने भी पॉइंट्स थे उनके ऊपर वो काबिज हो गया। ये वो तमाचा है जो आज मोदी जो पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं था, अब पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है रिफत, ठीक है। जनरल राज कादियान साहब, है कोई जवाब आपके पास इन बातों का? इसके बाद मुझे प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जाना है, 3 से 4 मिनट है मेरे पास। आपका ये लास्ट कमेंट भी होगा, और रिफत की बातों का जवाब अगर है तो जरा दे दीजिए। पहले मैं ब्रिगेडियर नवाज जो उन्होंने कहा है 2-3 बातें, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने कभी आर्मी ने लड़ाई नहीं लड़ी, हमारा कोई तजुर्बा नहीं है। तो शायद आप ईस्ट पाकिस्तान में हवा से आ रहे होंगे ब्रिगेडियर साहब, मेरा ख्याल है। दूसरी बात, आप डिस्प्यूट हो तो रिफत भी बोलते हैं कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी, अगर डिस्प्यूटेड है तो वो सिर्फ POK है, तो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान के कब्जे में है, और वो कभी हिंदुस्तान में आएगा। जहाँ तक ह्यूमन राइट की बात है, अगर
आप लोगों को ह्यूमन राइट की इतनी फिक्र है तो फिर ह्यूमन राइट आप क्यों नहीं चाइना के खिलाफ भी बोलते हैं? वो क्या कर रहे हैं वेस्टर्न जिनजियांग में, वो क्या कर रहे हैं हांगकांग में, लेकिन वहाँ आप नहीं बोल सकते क्योंकि जो पहले अपने आप को तो बचाएं, उसके बाद हम चाइना की बात करेंगे। मैं अभी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर साहब को रेफर कर रहा था मोहतरमा, तो हम चाइना का क्या करेंगे सर? वो ह्यूमन राइट की बात करते हैं। और सर आप पुलवामा का मैं ब्रिगेडियर साहब का ध्यान दोबारा दिला दूं, वो देखिए अपना साफ करें आप पहले आप उनको राइट्स दें, उसके बाद आप चाइना की बात करना। आपकी आवाज बुलंद जरूर है लेकिन क्लियर नहीं है, गूंज रही है। आप राइट्स की बात करते हैं। एक्चुअली बातों का जवाब डॉक्टर फिजा मैं उनके साथ नहीं, मैं ब्रिगेडियर नवाज साहब जो कह रहे थे वो आपकी सरकार जो कर रही है वहाँ पे, आपकी भारत में जो चल रहा है, कश्मीरियों पे जो जुल्म किया जा रहा है, उसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे मुझे बताइए। देखिए डॉक्टर फिजा, कुछ लोगों को चांद की बड़ी खूबसूरती, आप मेरे से पूछ रहे हो, कोई और बोल रहा है बीच में। मैं कह रहा हूँ कि नहीं आप बोले, कुछ लोगों को चांद की बड़ी खूबसूरती नजर आती है, कुछ लोगों को सिर्फ उसमें काली लाइनें नजर आती हैं। आप लोग जो देखना चाहो वो दिखता है आपको। अंधे ने जब आप पट्टी बांध के चांद जैसे खूबसूरत कश्मीर को आपने वहाँ पे बंदूकें चला दी, आपने वहाँ पे लाशें बिछा दी, ये तो आपके ऊपर एग्जाम्पल फिट बैठती है कि चांद जैसा खूबसूरत वो जगह, जन्नत नज़ीर वादी जिसको कहा जाता है कश्मीर, आपने वहाँ पे क्या सिलसिला शुरू कर रखा है अपनी लाखों की तादाद की सेना को वहाँ भेजकर? डॉक्टर फिजा, हर मुल्क के लिए सबसे बड़ी आए दिन माएँ अपने बेटों के जनाजे उठाती हैं, गोलियां बारूद, और क्या रह गया वहाँ पे? आप लोगों की जानिब से सब कुछ किया जा रहा है ना, पाकिस्तान तो नहीं कर रहे सब कुछ। डॉक्टर फिजा ये देखे ना चांद की उन्होंने एग्जांपल दी कि चांद और पता नहीं क्या कह रहे हैं, तो फिर से मुझे बताएं ना, चांद जैसी वादी, जन्नत नज़ीर वादी, इतना खूबसूरत वो जगह कश्मीर जिसकी खूबसूरती की बकायदा मिसालें दी जाती हैं, वहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया? आप देखें वहाँ पे सिर्फ गोलियों की खून सुनाई देती है, पैलेट गन्स, वहाँ पे लाशें, जनाजे, खून, और क्या रह गया? रात को आके हमारी फसलें जला के चले जाते हैं, हमारे दरख्त काट के ले जाते हैं, हमारी औरतों के बाल काट के लेके जाते हैं, ये बात करते हैं। ब्रिगेडियर हारिस, आपका लास्ट कमेंट। ब्रिगेडियर हारिस, लेकिन ये एक इंतहा से ज़्यादा जुल्म बर्बरियत है। मेरे ख्याल में जनरल साहब समझते हैं, ही हैज़ नो वर्ड्स, उनको अपने लीडरशिप का पता चल गया कि वो किस किस्म के इंतहा पसंद हैं। वो इंडिया को एक अखंड भारत की तरफ और हिंदू स्टेट बनाना चाहते हैं। उसका तशख़्ख़ुस जो था सेकुलर का वो ख़त्म कर दिया है, लेकिन अब क्योंकि वो आइसोलेट हो गए हैं, अब आप देखेंगे वो मुज़ाकरात की भी बात करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल पर उन्होंने फायर भी कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान मुज़ाकरात सिर्फ उस वक्त करेगा जब आप 370 और 35A को ख़त्म करेंगे, वापस 5 अगस्त 2019 की स्टेज में लेके जाएंगे, उसके बाद मुज़ाकरात, वरना अब आपकी टूट इतना ही नहीं, आई एम सॉरी टू कट यू, जो इन्होंने डोमिसाइल इशू किए हैं इनको वो भी रिवोक करने होंगे, वो सब वापस लेने होंगे। उससे पहले तो इसका कोई फायदा ही नहीं अगर आर्टिकल 370 वो भी कर लें, वापस भी ले लें। इनको डोमिसाइल जो इन्होंने इशू किए हैं। ठीक है जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात होगी नाजरीन अगले हफ्ते। पाक भारत टाक जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।